हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा 10 के भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृषि। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जिस क्रिया में भारत के लगभग 2/3 लोग लगे हुए हैं और अपना जीवन निर्वाह इसी से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप चाहे एमपी बोर्ड से हों या बिहार बोर्ड से हों या यूपी बोर्ड से हों, किसी भी बोर्ड से हों, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा कि आखिर आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। ठीक है, पेय फसल मतलब ऐसी फसल जिसको केवल जो है तो पीने योग्य हो। ठीक है, तो पेय फसल जिसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, तो क्या है दोस्तों, वो पेय फसल चाय है। ठीक है, जिसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। चाय एक झाड़ी की पत्तियों को संशोधित करके जो है तो प्राप्त की जाती है, मतलब जो है तो जो ये चाय है यह पत्तियों से प्राप्त होती है। ठीक है, पत्तियों में जो है तो कुछ संशोधन किया जाता है और उसके बाद उसको चाय बनाई जाती है। ठीक है, चाय के लिए जो है तो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो क्या होनी चाहिए, तो चाय के लिए जो है तो प्रमुख प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए दोस्तों, जिसमें से जो है तो अगर हम जलवायु की बात करें तो चाय की जो है तो अच्छी उपज हेतु उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब उष्ण का मतलब गर्म एवं आर्द्र का मतलब थोड़ा जो है तो ठंडी, यानी कि शीतलता भरी जलवायु, मतलब उष्ण और आर्द्र जलवायु दोनों इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी भौगोलिक परिस्थितियों में, दूसरा जो है तो तापमान। चाय की अच्छी उपज के लिए जो है तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब चाय को रोपण किया जाता है उस टाइम पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब उससे पत्तियों से चाय निकाली जाती है उस टाइम पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा हम वर्षा देख लेते हैं, मतलब चाय की जो है तो खेती के लिए वर्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपज के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा का होना ज़रूरी है, जिससे चाय की पत्तियों का विकास अच्छे से हो सके। और अगर इतनी बारिश नहीं होती है तो चाय की खेती कहीं ना कहीं जो है तो वर्षा से प्रभावित हो जाती है, वर्षा ना होने से प्रभावित हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है तो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जो है तो सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या हैं। ठीक है, वो चीज़ बताना है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय बताए हैं। ठीक है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके, इसके लिए सरकार ने क्या कुछ जो है तो उपाय किए हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं, जिसमें से पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया है। उन्मूलन का मतलब है दोस्तों कि जो है तो जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। ठीक है, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, जड़ से उखाड़ना ही क्या है, उन्मूलन है। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा का जो है तो उन्मूलन कर दिया था, क्योंकि जमींदारी प्रथा में जो किसानों की जो स्थिति थी ना, वह केवल मजदूरों की ही तरह थी, केवल वो मजदूर बने थे किसान। ठीक है, जिसके कारण कृषि भूमि का जो वितरण था वह असमान था, क्योंकि सही तरीके से कृषि हो नहीं पा रही थी, सही तरीके से जो है तो लोग कृषि नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको मजदूरों की तरह रखा जाता था। इस वजह से जो भूमि का जो वितरण है वह जो है तो कैसा था, असमान था। इसीलिए सरकार ने ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और किसानों को जो है तो ज़मीन के मालिकाना अधिकार दे दिए, जिससे अब वह दिल लगाकर खेतों पे काम करते हैं और कृषि क्षेत्र में अच्छी खासी फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है वो देख लेते हैं, दूसरा उपाय सरकार का, तो वो है चकबंदी व्यवस्था तथा जोत सीमा। ये जोत है, सॉरी यहाँ पे ज्योति लिखा है, ये जोत है। ठीक है,
ज्योत सीमा, चकबंदी व्यवस्था तथा ज्योत सीमा। उत्तराधिकार व्यवस्था के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो सब लोगों में बंटवारा हो रहा है, जिसकी वजह से जो भूमि है वो उसको जो है तो टुकड़ों में बांटा जा रहा है, जिसके कारण किसानों के जो खेत हैं वह छिटके हुए थे। लेकिन सरकार ने एक चकबंदी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत यह कहा गया कि जो भूमि के जो आकार जो लोगों के छोटे हो गए हैं उनको बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, उनको बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण खेतों की देख रेख करना तथा साधनों को जुटाना व मशीनों का प्रयोग करना संभव हुआ है। ठीक है, तो उनके जो खेतों के जो आकार थे उनको जो है तो बढ़ा दिया गया था। ऐसा इस तरह से किया गया था कि मान लेते हैं कि जिसकी ज़मीन जहाँ पर है, ठीक है, तो उसकी ज़मीन जैसे 2 जगह 3 जगह हो गई थी पहले, ठीक है, बंटवारे के कारण। तो अब ऐसा कहा गया है कि भाई ऐसा करिए कि जहाँ पे आपकी ज़मीन है वहाँ की मेरी भी ज़मीन आप ले लीजिए, और वहाँ पे आप अपना जो है तो कृषि का जो दायरा है वो बढ़ा लीजिए, और जहाँ पे मेरी ज़मीन है और आपकी, तो आप मुझे दे दीजिए वहाँ की ज़मीन, तो मेरा भी दायरा बढ़ जाए। तो यही है चकबंदी व्यवस्था। यही व्यवस्था जो है तो गवर्नमेंट ने लागू की थी, जिसके कारण खेतों की देख रेख करना जो है तो आसान हुआ है, और खेतों पर जो है तो मशीनों का प्रयोग करना भी आसान हुआ है, क्योंकि खेत बड़े बड़े हो गए तो वहाँ पे हार्वेस्टर ट्रैक्टर वगैरह आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, तो यही है चकबंदी व्यवस्था। ठीक है, इसके कारण खेतों का जो आकार है वह बढ़ गया था इस व्यवस्था के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है जो है तो कृषि उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए जो है तो सरकार ने का जो तीसरा उपाय था वो था सिंचाई के लिए साधनों का विस्तार। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि का दायरा भी बढ़ रहा है, और कृषि में फसलों बिना जो है तो सिंचाई के उत्पादित नहीं की जा सकती। इसीलिए सिंचाई के साधनों का विस्तार किया है, जैसे नहरों का निर्माण करवाया है, कुओं का निर्माण, नलकूपों का, तालाबों का निर्माण करवाया है, तथा नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय बनाए हैं और नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है तो ये सारी जो है तो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने की हैं, जिसकी वजह से जो है तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है और वृद्धि सुनिश्चित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट उपाय था गवर्नमेंट का कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। दोस्तों, खाद्य का मतलब होता है जो खाने वाली जो अन्न है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये खाने वाली जो है तो इसी को बोलते हैं खाद्य। तो इसकी जो है तो कृषि उपज का उचित मूल्य सीधे समय पर मिले। ठीक है, इसकी स्थापना की, जिसका उद्देश्य यह था कि जो कृषि उपज है उसका उचित मूल्य सीधे और समय पर किसानों को मिले। इसके लिए कृषि उपज की खरीदी का अधिकार सरकार ने ले लिया था। ठीक है, आज भी लिया हुआ है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, और यही जो है तो प्रयास थे जिसकी वजह से जो है तो भारतीय कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो उपाय था गवर्नमेंट के द्वारा, जो नेक्स्ट उपाय था कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, वो था कृषि उपकरणों का विकास। कृषि की पैदावार बढ़ाने में जो है तो कृषि उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, सीड ड्रिल हो गई, ये सब क्या है? ये सब कृषि उपकरण हैं। कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, ये सब क्या है? कृषि उपकरण हैं। तो इनके प्रयोग से जो है तो कृषि में उपज बढ़ी है, और उसके साथ उपज बस नहीं बढ़ी है, काम करने के तरीक़ों में भी बदलाव आया है। ठीक है, और टाइम की भी बचत हुई है, जैसे जुताई हुई है, कृषि यंत्रों से बुवाई, निराई, कीटनाशकों, उर्वरकों का छिड़काव आदि कार्यों में लगने वाले जो समय होते हैं ना, उनमें बचत होती है। ठीक है, कृषि उपकरणों के विकास से। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो है तो अपने कुछ उपाय सुझाए हैं, जिसके द्वारा जो है तो भारतीय कृषि में के उत्पादन में जो वृद्धि है उसको सुनिश्चित की गई थी इन्हीं उपायों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो देख लेते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, कि चावल जो है तो अपने भारत देश की एक मुख्य फसल है, उसकी खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए जो अगर हम बात करें जलवायु की, तो चावल जो है तो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। इसको जो है
तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। और अगर वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की भी ज़रूरत इसको होती है। अब जो है तो अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें कि चावल जो है तो किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है, तो चावल के लिए जो है तो गहरी चिकनी दोमट मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। काली मिट्टी में भी उग सकता है, बट ये जो दोमट मिट्टी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है चावल की उपज के हेतु। ठीक है। हमारा जो तीसरा है, अगर हम बात करें भौगोलिक परिस्थितियों में, वो है भूमि। चावल की भूमि के लिए जो है तो समतल भूमि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर भूमि ऊंची नीची है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो पानी की जो व्यवस्था है, जो पानी दिया जाता है फसलों को, सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसलिए चावल की उपज के लिए समतल भूमि का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको यह समतल क्षेत्र डेल्टा प्रदेशों में और जलोढ़ मिट्टी के मैदानी भागों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और चावल में अधिक उपज लेने के लिए रासायनिक उर्वरक का मतलब होता है दोस्तों खाद। ठीक है। खादों का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, अगर उपज लेना है तो। और हाइब्रिड बीजों का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी जो है तो भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर है श्रम। ठीक है। तो चावल की अच्छी उपज के लिए श्रमिकों की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, क्योंकि फसलों की रोपाई करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, कटाई करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल की खेती का काम जो है ना अधिकतर हाथों से ही किया जाता है, इसलिए इसके लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्थानांतरीय कृषि। ठीक है। यह वह कृषि होती है जिसमें किसान भूमि का, ठीक है, भूमि का कोई टुकड़ा फसल लेने के लिए चुनता है कि यहाँ पे फसल बोनी है। ठीक है, यहाँ पे कृषि कार्य करना है। और उसके बाद जब वह उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद वह भूमि के टुकड़े को, जिसको उसने चुना था पहले, उसको छोड़ देता है। ठीक है। और फिर वह दूसरे टुकड़े को पकड़ता है। दूसरे टुकड़े में भी वह यही जो है तो चीज़ करता है। जब तक उसकी उपजाऊपन रहेगी मिट्टी, वहाँ पे जो है तो कृषि फसलें उगाएगा। और जैसे ही उसका उपजाऊपन कम हुआ फिर से वह छोड़ देता है। तो इस प्रकार से जो है तो वह छोड़ करके दूसरी जगह पे जाकर करने लगता है। इसीलिए इसको जो है तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है। वह केवल उपजाऊ मिट्टी पर ही कृषि करता है, और जैसे ही उपजाऊ मिट्टी ख़त्म होती है, उसका उपजाऊपन ख़त्म होता है मिट्टी का, वहाँ पे कृषि कार्य करना छोड़ देता है। इसी को जो है तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो इस प्रकार से है कि रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं। रोपण कृषि मतलब ऐसी फसलें जिनको केवल रोपण किया जाता है, जिनको केवल जो है तो पहले इनकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उनको उखाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है, वही है रोपण। ठीक है। तो रोपण कृषि में क्या क्या आ जाएंगे? रोपण कृषि एक प्रकार से वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि बोले तो ऐसी कृषि फसलें उगाई जाती हैं इसके अंतर्गत जिसको केवल आप मार्केट में या बाज़ार में बेच करके नगद पैसा कमा सकें। ठीक है। तो इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की जो है तो फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि जो होती है, जहाँ पे रोपण वाली कृषि होती हैं, उनको जो है तो एक लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है तो लगा दिया जाता है। लगभग 1 हेक्टेयर में तो कम से कम लगी ही होनी चाहिए रोपण कृषि। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी विशेषता है, तो इस कृषि के अंतर्गत आने वाली फसलें जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ठीक है, इनको जो है तो किसान डायरेक्टली इनका उपयोग नहीं कर सकता है। इनको डायरेक्ट वो जो है तो मार्केट में बेच करके इनसे पैसा जो है तो वह कमा सकता है। ठीक है। इसीलिए रोपण फसलें हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं थी। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, वही चीज़ है जो अभी हमने बताया, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है। ऐसी फसलें जिनका उपयोग केवल नगद पैसा कमाने के लिए जो है तो उगाया जाता है। ठीक है। तो यह कृषि वह कृषि होती है जिसमें केवल बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, इन्हें ही वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि इस प्रकार की फसलों को उगाने के लिए कृषक नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है।
मतलब जो है तो हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो ये वाणिज्यिक कृषि है इसमें नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, खाद का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कीड़े वगैरह अगर लग गए तो उसके लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे वह जो कीड़े लगे हुए हैं उनका नाश हो जाए, मतलब उनका जो है तो अंत हो जाए। ठीक है, और रासायनिक उर्वरक का मतलब खाद होता है। ठीक है, तो रासायनिक इसलिए क्योंकि वह खाद को अगर हम खेत में फेंकते हैं तो फेंकने के बाद वह घुल जाती है, इसलिए रासायनिक उर्वरक कहा गया उसे। ठीक है, तो जिससे फसलों के उत्पादन में जो है तो अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके। इन सारी चीज़ों को वह अपनाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। ठीक है, जिससे कि फसलों में अधिक से अधिक वो वृद्धि कर सके फसलों के उत्पादन में। ठीक है, दूसरा जो हमारा वाणिज्यिक कृषि की विशेषता है वो इस प्रकार से है कि इस प्रकार की जो फसलें हैं ना, जो उत्पादन होता है इस प्रकार के फसलों में, वह प्रति हेक्टेयर उत्पादक बहुत अधिक होता है। मतलब जो है तो हेक्टेयर में ही जो है तो फसलें उगाई जाएंगी, 1 हेक्टेयर से कम तो नहीं होना चाहिए। हेक्टेयर का मतलब होता है दोस्तों जैसे 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। ठीक है, तो 250 डिसमिल का जो है तो 1 हेक्टेयर होता है, यानी 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। तो कम से कम ये जो फसलें हैं ये 2.5 एकड़ में तो उगाई ही जाएंगी, क्योंकि ये जो है तो पूरी रोपड़ फसलें होती हैं, और रोपड़ फसलें कम से कम एक बड़े क्षेत्र में लगाई ही जाती हैं इकट्ठा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि की जो तीसरी विशेषता है, वाणिज्यिक कृषि तीसरी मुख्य विशेषता है कि इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जैसे चावल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये जो है तो वाणिज्यिक फसलें हैं। ठीक है, और रोपण फसलें भी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है खरीफ की फसल व रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो खरीफ की फसल व रबी की फसल में निम्न प्रकार से अंतर हम देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे खरीफ की फसल। यह फसल जो है तो वर्षा ऋतु के आरंभ में, जैसे ही बरसात शुरू होती है, अपने इधर कब शुरू होती है, अप्रैल मई में, अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अप्रैल मई में, मई जून में जो है तो यह जो है तो जून जुलाई में क्या है, जैसे ही वर्षा ऋतु के आरंभ में यानी जून जुलाई में बोई जाती है, और शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर में जो है तो काट ली जाती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों में जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली, ये सब जो है तो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी और भी जो है तो खरीफ की फसल की जो है तो तीसरी मुख्य बात थी कि खरीफ की फसलों को पकने में कम समय लगता है। ठीक है, और यह मानसूनी वर्षा पर आधारित होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल देख लेते हैं। रबी यानी कि गेहूँ, जिस सीजन में गेहूँ, चना, मतलब दालें वगैरह जो बोई जाती हैं वो वाली जो है तो क्या हो जाती हैं, ये रबी की फसल। यह कब बोई जाती हैं, तो शरद ऋतु के आरंभ में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, तथा गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। ठीक है, और इसकी प्रमुख फसलें यही हैं, हमने बताया है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों जैसे तेल निकालने वाले जो बीज हैं ये सब आते हैं रबी की फसल में। इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इन फसलों को सिंचाई की आवश्यकता भी अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि बारिश भी बहुत कम होती है, इसीलिए इनकी जो है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है इन फसलों को उत्पादित करने में। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति दोस्तों, इस क्रांति का संबंध जो है गेहूं के उत्पादन से है। इस क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि से है। मतलब कृषि के उत्पादन में तेजी से जो वृद्धि हुई है उसी को हरित क्रांति कहते हैं, जिसमें जो है तो इस क्रांति के तहत जो है तो अधिक उपज देने वाले हाइब्रिड बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है। इसी की वजह से जो है तो कृषि के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, और इस क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है भारत में गन्ना की पैदावार के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब होता है दोस्तों दशाएं। ठीक है, और भौगोलिक का मतलब होता है भूमि की स्थिति। भौगोलिक, भाव यानी भूमि, गोलिक यानी कि पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी की जो स्थिति है वहाँ की जो है तो परिस्थितियाँ बताना है, वहाँ की जो दशाएं हैं उसको बताना है। ठीक है, तो भारत में जो है तो गन्ना, ठीक है,
भारत में गन्ना की पैदावार के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गन्ना उत्पादन के लिए कितना तापमान चाहिए, तो गन्ने की पैदावार के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। अंकुरित होते समय इसको 20 डिग्री व बढ़ते समय 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है गन्ने के लिए। और अगर बात करें कि गन्ने की जो है तो कैसी भूमि चाहिए गन्ने की उपज हेतु, तो समतल भूमि का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी पानी जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ही यूज होता है, इसमें पानी की खपत ज़्यादा है। अगर मिट्टी की बात करें तो अच्छी उपज के लिए अच्छी उपज के लिए दोमट मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। काली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, परंतु जो दोमट मिट्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए क्योंकि इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जिस मिट्टी में नमी और चूना तथा फास्फोरस मिला हो। ठीक है, और ये चीज़ आपको दोमट मिट्टी में ही मिलेगा, इसीलिए गन्ने की उपज के लिए दोमट मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। उसके बाद जो है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है तो नेक्स्ट है जो है तो सस्ते श्रमिक। ठीक है, गन्ने की खेती के लिए सस्ते व अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार जो है तो चावल की खेती के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि गन्ना का पौधा लगाने, उसकी निराई करने, उसे काटने और इकट्ठा करने में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है कपास उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो भारत में कपास उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्न हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं, जिसमें से जो है तो पहला हम देख लेते हैं तापमान। ठीक है, मतलब कपास के लिए कितना तापमान चाहिए। कपास जो है तो भारत की प्रमुख फसल रही है, कृषि फसलों में से एक रही है कपास। कपास की अच्छी उपज के लिए कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम वर्षा की बात करें कपास के लिए, तो गन्ने की अच्छी उपज के लिए भारत में यहाँ पे जो है तो कपास होगा। ठीक है, यहाँ पे कपास होगा। कपास की अच्छी उपज के लिए भारत में कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा ज़रूरी होती है। गन्ने के लिए भी होती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा ज़रूरी होती है, उसी प्रकार से कपास के लिए भी 100 सेंटीमीटर की वर्षा ज़रूरी होती है। अगर बात करें जो है तो कपास के मिट्टी के किस प्रकार की मिट्टी में, तो इसके लिए दोमट मिट्टी और काली मिट्टी सबसे प्रमुख मानी जाती है। ठीक है, और यह भारत के मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में जो है तो उगाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।